नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी फिर से आ गया है आपके लिए धमाल मचाने के लिए। आ गया है। अब आपके सामने आ गया है अप टू डेट एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। साइंस के क्वेश्चन आपके लिए आया है जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। मुख्य रूप से आपका जो है एएलपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ में कोई भी एग्जाम हो, डीएलएड हो, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, सभी में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन जो आपका है वह देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन है घर में परिपथ में फ्यूज होता है। घर के परिपथ में फ्यूज होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें यह फ्यूज क्या होता है। जैसे आपका ये क्या है? पोल है। पोल पर से आप ले जाते हैं तार ले जाते हैं। आपका ये होता है बोर्ड। क्या होता है? आपका ये है बोर्ड। ठीक है, बोर्ड में आपने यहाँ पर क्या लगाते हैं? एक फ्यूज लगाते हैं। ठीक है, ताकि इससे तार जुट के और आपके आगे जाता है। ठीक है, और ये आपका स्विच होता है। यह क्या होता है? सबसे पहले आपको बता दें, यह जो फ्यूज होता है वह आपका सुरक्षा युक्ति होता है। क्या होता है? सुरक्षा युक्ति होता है। यानी कि जब आपके घर में वोल्टेज आगे पीछे हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो आपका फ्यूज गल जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें, इसके लिए आपके क्वेश्चन आ सकता है फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, फ्यूज बना किसका होता है? तो फ्यूज बना होता है आपका, फ्यूज बना होता है पीबी प्लस एसएन का। किसका बना होता है? पीबी प्लस एसएन का। पीबी मतलब होता है शीशा और टीन का मिश्रण होता है। यह क्या होता है? फ्यूज बना होता है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी आपको जैसे बड़े बड़े उद्योग में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में, वहाँ जो फ्यूज होता है वहाँ पर कभी कभी कॉपर का भी यूज किया जाता है, सीयू का भी यूज किया जाता है। लेकिन आपके परिपथ में ये कहीं भी जो होता है वो क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुटा होता है। मुख्य परिपथ में क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुटा होता है। इसलिए सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है वह देखिए। अगला सवाल नंबर 27 है। सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, सल क्रिया का मतलब जो ऑपरेशन जो वगैरह होता है उसमें जब ऑर्थोप्लास्टी वाली बात बोलता है तो बताते हैं, पूछ रहा है ऑर्थोप्लास्टी में क्या करते हैं। ऑर्थोप्लास्टी में देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी, तो हार्ट से रिलेटेड ये नहीं है। ठीक है, गुर्दा प्रत्यारोपण, इससे भी नहीं है। ऑर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कूल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण। ऑर्थो का मतलब होता है हड्डी वाला बात जहाँ पर होगा वहीं इस सवाल का आंसर है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह हड्डी वाला बात में हो जाएगा। कूल्हा आपका जो क्या होता है, पीछे जो क्या होता है आपका पैर में होता है ये कूल्हा। ठीक है, तो कूल्हे के प्रत्यारोपण के लिए यह होता है ऑर्थोप्लास्टी। ठीक है, समझ गए बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा पोटासियम अल्पता से संबंधित है? ठीक है, पोटासियम अल्पता, सबसे पहले आपको बता दें पोटासियम का परमाणु मतलब संकेत क्या होता है? के। ठीक है, परमाणु संख्या इसका होता है 19। कितना होता है? 19। ठीक है, तो पोटासियम की अल्पता यानी कि अगर बॉडी में पोटासियम की कमी हो जाएगी तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा? तो बॉडी में पोटासियम की कमी हो जाएगी तो उसको क्या हो जाएगा? निम्न रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम रहेगा। तो समान ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। यह भी आपके सामने सवाल पूछा जाता है। समान ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। यह क्या होता है? आपका सामान्य ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है वह देखिए। अगला सवाल नंबर देखिए 29। सवाल नंबर 29 क्या है? हीमोग्लोबिन। सवाल नंबर 29 आपका क्या है? हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है Hb। क्या होता है? हीमोग्लोबिन Hb। तो यह क्या होता है? इसमें लोहा होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें लोहा होता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। हाँ बिल्कुल, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक, यह दोनों का काम करता है।
ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लाल रंग प्रदान करता है, हाँ बिल्कुल ये लाल रंग भी प्रदान करता है। ठीक है, कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ रोगों की प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ऐसी बात नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका हो गया 1, 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर सही होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो समझ गए हैं 1, 2 और 3। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर किसका है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्च पोषण स्तर, उच्च पोषण स्तर का मतलब क्या होता है कि कहीं से भी हम पोषण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए शाकाहारी सिर्फ क्या खाएगा, सिर्फ पेड़ पौधा को खाएगा, मांसाहारी सिर्फ मांस को खाएगा। ठीक है, अपघटक क्या होता है, जो सड़े गले चीज को सड़ाता है। ठीक है, लेकिन सर्वाहारी बेचारा क्या है, सर्वाहारी सब चीज खा लेता है, इसलिए इसका पोषण स्तर सबसे उच्च होता है। ठीक है, अब परिस्थिति के बाद यानी कि परिस्थिति का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड वहाँ के बीच में जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उसके बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, आपको बता दें, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, यह जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यह वो शब्द का प्रयोग किया टांसले। कौन कौन किया, टांसले। ठीक है, कौन किए, टांसले। ठीक है, टांसले ने किया। चलिए समझ गए बात, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या हुआ देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। ठीक है, देखिए दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, एक्सरे, गामा। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश का उपयोग दूरदर्शन के लिए नहीं होता, यह क्या होता है, अवरक्त किरण के लिए होता है। क्या होता है, अवरक्त तरंग का उपयोग होता है। आपको बता दें, अवरक्त तरंग का खोज किसने किया था, अवरक्त तरंग का खोज किया था हर्शेल। अवरक्त तरंग का खोज किसने किया था, हर्शेल ने किया था। ठीक है, अवरक्त तरंग का उपयोग कहाँ होता है, टेलीविजन में दूरस्थ चित्र लेने के लिए। उसके बाद कोहरे में फोटोग्राफी करना हो तब भी अवरक्त किरण का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी रोगी का पैर में अगर दर्द होता है, उसको सिकाई किया जाता है। ठीक है, तो सिकाई करने में भी हम अवरक्त किरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए बात को, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है वह देखिए, बोलता निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी है। ठीक है, पारिस्थितिकी आतंकवादी का मतलब, अगर वो पौधा कहीं पर है, सभी पौधा को क्या करता है, जान लेता है, सभी पौधा मर जाते। तो बबूल में ऐसा नहीं होता, आम्रतास में नहीं होता, नीम में, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस कभी क्या था, सामाजिक वानिकी में क्या था, एकदम लोकप्रिय था, ये पौधा लगाओ, ये पौधा लगाओ, नहीं। लेकिन बाद में पता चला ये सभी जीव सभी पौधा को क्या करता है, मार देता है, यानी आतंकवादी है। ठीक है, समझ गए हैं, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है, वह कितना है, 78%। कितना है, 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन यह कितना है, यह लगभग 21% है। ठीक है, लगभग 21% ऑक्सीजन आपका है। ठीक है, इसने क्या पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। कितना है, 0.03% आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन था। अगर आपसे पूछा जाए पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, आगे कुछ और बात बताते हैं CO2 के बारे में। CO2 पौधे के लिए क्या है, CO2 पौधे के लिए प्राणदायी। कोई भी पौधा क्या करता है, CO2 ग्रहण करता है दिन में। ठीक है, दिन में कोई भी पौधा CO2 ग्रहण करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है,
CO2 की गैस की जब मात्रा बढ़ जाती है, CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है, इसी के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 गैस प्रयुक्त होता है। जब कोई किण्वन होता है, किण्वन किण्वन समझते, जैसे अल्कोहल बनाना होता है, ठीक है, यानी कि जैसे आप सुने होंगे कि देसी शराब बनाए तो वो किण्वन प्रक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई गैस निकलता है, तो वो गैस कौन सा है, CO2। ठीक है। आपसे पूछा जाए किण्वन प्रक्रिया में कौन सा गैस निकलता है तो क्या बोलेंगे, CO2। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वह आपका 34 नंबर है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर होता है क्योंकि। ठीक है, देखिए द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग। सबसे पहले जान लीजिए, द्रव्यमान किसी वस्तु का जो होता है वह कहीं नहीं बदलता, ठीक है, लेकिन भार जगह बदलने पर बदल जाता है। जैसे आपको बता दें, द्रव्यमान, अगर आपका द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो आप चंदा मामा पर जाइए, वहाँ भी 60 किलोग्राम ही होगा। जो कि द्रव्यमान की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन जब आपको बोलेंगे आपका भार पृथ्वी पर, आपका भार पृथ्वी पर कितना है, 60 न्यूटन है, ठीक है, तो चंदा मामा पे आपका जो भार होगा वह क्या होगा, वह 6 न्यूटन हो जाएगा। देखिए हमने दो बात बोला, एक बार द्रव्यमान बोला, एक बार क्या बोला, भार बोला। ठीक है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह होता है केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, लेकिन आपका भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, लेकिन भार बदलता रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है, स्थिर मतलब ऑप्शन नंबर एस का क्या होगा, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर होगा, जबकि भार बदलते रहता है। ठीक है, अब भार का फार्मूला क्या होता है, देखिए भार क्यों बदलता है, भार का फार्मूला होता है W बराबर होता है M×G। तो G का मान आपको पता है, ऊंचाई पे गहराई में जाने पे घटते रहता है। ठीक है, तो G का मान परिवर्तन होता है, इसलिए भार भी परिवर्तन होता है, लेकिन द्रव्यमान M कभी परिवर्तन नहीं होता। बात समझ गए हैं, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 है ध्वनि के प्रभाव कान पर कितने समय तक रहता है। ठीक है, तो बता दें, सबसे पहले क्या बताए, ध्वनि क्या है, ध्वनि एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक है, ध्वनि एक प्रकार एनर्जी। आपके कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है, 1/10 सेकेंड। यहीं पर आपको बता दे, ठीक है, कि ध्वनि जब हम सुनते हैं आपके कान पर 1/10 सेकेंड, तो प्रति ध्वनि, जैसे देखिए ध्वनि यहाँ से गया और फिर टकरा के वापस आएगा, तब आप सुन पाइएगा। तो आप जो है, आप क्या है, श्रोता है, और आपका क्या है, परावर्तक सतह, इसके बीच का जो दूरी होता है यह लगभग कितना होता है, 17 मीटर होता है, जो एग्जैक्ट इसका वैल्यू है 16.6 मीटर लगभग होता है। ठीक है, यह आपसे पूछा जाता है। बात समझ गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला जो है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या होता है, आग बुझाने में काम आने वाला गैस। आग बुझाने में काम आने वाला गैस जो क्या है वह आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप सोडा वाटर पीते हैं, जैसे कि आप कोई स्प्राइट पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, ये सब पीते हैं, उसके अंदर उसी को बोलते हैं सोडा वाटर। ठीक है, तो ऐसा जो होता है उसमें क्या होता है, CO2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, CO2 का उपयोग किया जाता है। देखिए अब क्लोरीन आया, क्लोरीन क्या होता है, CA, इसका उपयोग क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किया जाता है। समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आया, 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, हरगोबिंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, हरगोबिंद खुराना अपना भारतीय थे। ठीक है, इनको किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला, हरगोबिंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वह अनुवांशिक कोड की खोज के लिए मिला, अनुवांशिक कोड की खोज के लिए मिला था। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कब इनको मिला था। ओके, समझ गए। यदि आप चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपके लिए पर डे क्या लाते हैं, 25 क्वेश्चन का
क्या लाते हैं, बल्क लाते हैं, और इससे आपके परीक्षा की तैयारी में क्या होगा, पूरा अच्छा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, डीएनए के अणु में क्षारक बेसों की इकाइयों का संबंध किसमें होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें यह डीएनए, ठीक है, क्या है, डीएनए, ठीक है, क्या है, डीएनए, डीएनए है ये। तो डीएनए का सबसे पहले आपसे पूछा जाता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यह हुआ डीएनए। डीएनए क्या होता है, तो आप समझ गए ये कैसे, इसका फुल फॉर्म, यह अनुवांशिक पदार्थ, यह आपका क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें जो बेस होता है वह बेस होता है, एजी ने सीटी बजाई, AGCT। ठीक है, ऐसा होता है, ये 4 को बेस होता है। अब क्या होता है, बेस एक दूसरे से जोड़ा होता है, देखिए ये ऐसे क्रॉस में होता है, यानी कि ए का जोड़ा टी से बनता है, सी का जोड़ा जी से बनता है। ATCG किस में है, ATCG ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपसे यहीं पर पूछा जाएगा कि RNA, ठीक है, RNA, ठीक है, तो RNA क्या होता है, RNA होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर आपने पढ़ा AGCT, ठीक है, तो इसका AGCT का क्या नाम होता है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। यही जो थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पर क्या आता है, यूरेसिल। थाइमिन की जगह पर क्या आता है, यूरेसिल, यानी RNA में थाइमिन की जगह पे क्या आता है, यूरेसिल, तब वो होता है RNA। ठीक है, बात समझ रहे हैं, समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये जो डीएनए आरएनए क्या होता है, मुख्यतः किस में पाया जाता है, आपके केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के बाहर भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी डीएनए होता है। ठीक है, प्लास्टिड, उसमें भी अपना डीएनए होता है। चले समझ गए, चलते हैं आगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यदि आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 39। क्या बोलता है, इंसुलिन पाई जाती है। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन देखिए पाई जाती, इसमें से क्या ऑप्शन है, यह पौधा है, देखिए डहलिया, डहलिया एक पौधा होता है, अदरक यह भी एक पौधा होता है, प्याज भी एक पौधा होता है, आलू भी एक पौधा होता है। ठीक है, इसमें से इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, डहलिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा और बात बताते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन आपके बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है आपके बॉडी में, एक जगह होता है जो होता है वो आंत के आसपास जो होता है, जो आपका डाइजेस्टिव से, वहीं पर एक होता है पेंक्रियाज। क्या होता है, पेंक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, उस अग्नाशय में जो सेल होता है वह होता है बीटा सेल। क्या होता है, बीटा सेल। इसी बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा बीमारी हो जाएगा, मधुमेह बीमारी हो जाएगा, जिसको आप ठेठी भाषा में क्या बोलते हैं, चीनी का बीमारी, शुगर का बीमारी, वह इंसुलिन की कमी से हो जाता है। जब व्यक्ति का पेंक्रियाज से इंसुलिन नहीं बनता है तो वह इंसुलिन बाहर से चढ़ाना पड़ता है, तो बाहर से चढ़ाने के लिए कहीं से मिलना चाहिए, तो ये डहलिया के पौधा का जो गांठ होता है उसमें इंसुलिन होता है, उसको लेके हम लोग दवाई के रूप में बना लेते हैं, उसको फिर व्यक्ति को ये क्या होता है, चमड़ी में चढ़ाया जाता है। ठीक है, जिससे उसका क्या होता है, शुगर कंट्रोल होता है। ठीक है, समझ गए बात, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्या है, यह जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का जो स्रोत होता है वह क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है इलेक्ट्रॉन पुंज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुंज होता है। यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। तो माइक्रोस्कोप अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक, आपको पता है, रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक का जब नाम आया तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक कौन है। रॉबर्ट हुक क्या है, साइटोलॉजी के फादर है, कोशिका का खोज इन्होंने ही किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में कोशिका का खोज इन्होंने किया था, जो कि कैसा था, डेड सेल था। ठीक है, मृत कोशिका का खोज इन्होंने
किया था। आप लोग कमेंट में बताएंगे जो लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे। चलते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है। वह व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? ठीक है, तो देखिए लिफ्ट में जब व्यक्ति खड़ा है, देखिए ये ऐसे क्या होता है, आपका लिफ्ट होता है। ऐसे क्या होता है? लिफ्ट। इसमें क्या होंगे? आप खड़ा होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे? आप खड़ा होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? जब लिफ्ट क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर जाने वाला बात देखिए अलग अलग प्रश्न। देखिए ये 3 तरीका से होता है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जाए या नीचे, जब ऊपर जाएगा तो आपका भार क्या होगा? अधिक दिखा। लेकिन थोड़ा सा समझने वाला बात है, सामान्य रूप से जब ऊपर जाएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब उसमें कोई त्वरण आ जाएगा तो उस स्थिति में आपका भार बढ़ा हुआ होगा। उसी प्रकार जब समान रूप से नीचे आएगा तो आपके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किसी त्वरण से नीचे आएगा तो आपका भार कम होता दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? भार अधिक। तो देखिए लिफ्ट समान गति से ऊपर या नीचे, समान गति से ऊपर नीचे जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाएगा तो आपका भार बढ़ा हुआ रहेगा, और जब नीचे आएगा तो आपका भार घटा हुआ महसूस होगा त्वरण के साथ। ठीक है, चलिए समझ गए बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक का भार न्यूक्लियन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के भार से क्या होता है? लगभग कितना होता है? तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो किसी परमाणु का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि आपका क्या होता है? परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन होगा उसका परमाणु से, जितना परमाणु संख्या बोलेंगे उतना उसमें क्या होगा? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो उसमें 1 प्रोटॉन होगा, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 है तो उसमें 20 प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है? कम ज़्यादा होता है। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है यानी भार जो होता है यह होता है प्रोटॉन प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो भार होता है इसको ऐड करके होता है। ठीक है, तो हमको देखा जाता है, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो भार होता है इसमें से दोनों का भार मिला के वास्तव में जो होगा उससे थोड़ा सा कम होता है पूरे परमाणु भार। ठीक है, उससे क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, से कुछ कम होता है। समझ गए? आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा और आपको बता देते हैं, इसमें परमाणु की बात करते हैं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या रहता है? नाभिक में रहते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहता है। चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहता है। ठीक है, चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहता है। समझ गए? इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, बात समझ गए? यानी कि न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? ठीक है, एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? ठीक है, तो ये सीधे सीधे याद करने वाला चीज़ है। इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एएमयू क्या होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, समझिए कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 कितना होता है? 931 मेगा, एम से मेगा, इससे इलेक्ट्रॉन, भी से वोल्ट। ठीक है, मेगा वोल्ट होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर है 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है वह देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो देखिए, बोल रहा है हाइड्रोजन का खोज किसने किया? हाइड्रोजन का खोज
किसने किया था? हाइड्रोजन क्या खोज किसने किया? तो हाइड्रोजन खोज किसने किया? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन का खोज किसने किया? कैवेंडिश ने किया। आपको क्या करना है? कमेंट में लिखना है ऑक्सीजन का खोज किसने किया है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा और बात जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व, माने इसका जो जगह है आवर्त सारणी में फिक्स नहीं है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक ऐसा क्या है, इसके जो है इसके समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा क्या है, परमाणु है या तत्व है, ठीक है, जिसके क्या होता है, नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। और आपको बता दें किसी भी अम्ल, एसिड की बात करें, किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन निश्चित रूप से होगा, ठीक है। जैसे देखिए HCl क्या होगा, HCl, इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। कोई भी एसिड की बात करें, अम्ल, एसिड का मतलब होता है अम्ल, ठीक है। कोई भी अम्ल में क्या होगा, HCl होगा ही। जैसे मतलब H तो होगा ही, ठीक है। किसी भी अम्ल की बात कर ले, जैसे आप एसिटिक अम्ल का CH3 COOH, ठीक है, CH3COOH, यह क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। यह क्या होता है, एसिटिक एसिड। देखिए H इसमें है, तो किसी भी अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन निश्चित रूप से होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है वो देखिए, बोलता है आयतन की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है, ठीक है। तो आयतन की दृष्टि से जल की बात करते हैं। देखिए जल में क्या होता है, H2O, ठीक है। तो जल में H2O की बात करता है, तो आपको क्या बोला है, आयतन बताइए, ठीक है। आयतन बोला है, तो आयतन जब की बात करेगा तो देखिए आयतन का मतलब होता है कितना वॉल्यूम। हाइड्रोजन इसमें कितना, हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इसको बोलते हैं आयतन का अनुपात, ठीक है। आयतन का अनुपात इसका कितना हो जाएगा, 2 और 1, कितना हो जाएगा, 2 और 1, समझ गए बात, ठीक है, 2 और 1 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर पूछता आप बताइए इसमें भार के, क्या बोलेगा, भार का अनुपात बताए। आपको पता है कि हाइड्रोजन का भार कितना होता है, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1, कितना होता है, 1, ठीक है। और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 8, ठीक है। तो अब देखिए आपको बता दें ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 होता है, सॉरी कितना होता है, 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हो गया बेचारा 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का भार कितना हो जाएगा, 2, और 1 ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा, 16। इसका जब रेशियो निकाले तो वह कितना आ जाएगा, 1, वह कितना आ जाएगा आपका 1:, ठीक है, 1:, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1:8, समझ गए। अगर भार की बात बोले तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1:8, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो 46 नंबर है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल का अस्थाई कठोरता क्या होता है, दूर हो जाता है। क्या मिलाने पर जल की अस्थाई कठोरता दूर की जा सकती है। तो आपको पहले पता होना चाहिए जल में अस्थाई कठोरता होगा क्यों, ठीक है। जल में जो कठोरता होता है वह कितने टाइप का, 2, एक होता है अस्थाई, ठीक है, एक होता है अस्थाई, दूसरा क्या होता है, अस्थाई, क्या होता है, अस्थाई, ठीक है। तो अस्थाई कठोरता की जब हम बात करते हैं तो अस्थाई कठोरता जल में होता है। जल में अस्थाई कठोरता का जो कारण होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होते हैं, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड होगा और सल्फेट लवण घुले होंगे, तो यह क्या होगा, अस्थाई कठोरता होगा। यह क्या होगा, आपका अस्थाई कठोरता होगा। लेकिन अस्थाई कठोरता के कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, इसमें घुले होते हैं, वो होता है अस्थाई कठोरता, ठीक है। अब आपको बताना है कि अस्थाई कठोरता
का कारण को कैसे दूर किया जाता है? तो अस्थायी कठोरता होगा तो उसको हम क्या करें, सोडियम कार्बोनेट मिला लेंगे तो क्या होगा, वह अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। लेकिन अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सिर्फ क्या करेंगे, हम इसको उबाल देंगे। क्या करेंगे, उबाल कर क्या करते हैं, अस्थायी कठोरता दूर कर लिया जाता है। समझ में आ गया बात को? ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में टाइप करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया आप इस चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तब हम आपके लिए रोज़ रोज़ ऐसे ही इतने ही अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है 47। अगला क्वेश्चन 47 देखिए, बोलता है निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का मतलब क्या होता है, बोटेनी। वनस्पति शास्त्र का मतलब क्या होता है, बोटेनी। ठीक है, तो बोटेनी के जनक कौन है, थियोप्रिस्टस। बोटनी के जनक कौन है, थियोप्रिस्टस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है बायोलॉजी के जनक कौन है। ठीक है, बायोलॉजी के जनक कौन है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है बायोलॉजी के जनक के बाद जूलॉजी के जनक कौन है, जूलॉजी के संस्थापक कौन है, वह भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, मृदा सुधारक का मतलब होता है जैसे आपके खेत में जो उर्वरा शक्ति क्या होता है, खराब हो जाती है, उसको ठीक करने, नहीं वो क्या होता है, अम्लीय आपका मृदा हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या मिलाते हैं, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं तब वो ठीक होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ठीक है, मृदा को सुधारक के लिए इसमें से कौन सा, जिप्सम भी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, जिप्सम। जिप्सम मिलाया जाता है मृदा के सुधारक के लिए। ठीक है, आपको कमेंट में जिप्सम का सूत्र बताना है। ठीक है, जिप्सम का क्या सूत्र होता है यह आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कटहल। ठीक है, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन आपका जो है कटहल। तो कटहल क्या होता है, कटहल की उत्पत्ति का स्थान, यानी कटहल कहाँ पर सबसे पहले हुआ था? तो कटहल सबसे पहले अपने भारत में हुआ। कटहल सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में हुआ है। ठीक है, कटहल सबसे पहले भारत में हुआ है। ठीक है, आपको बता दें संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन। ठीक है, मछली सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है। ठीक है, समझ गए हैं? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह क्या है, वह देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है कि पुच्छल तारे, क्या बोलता है, पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं। तो पुच्छल तारे किसका परिक्रमा करते हैं, सौर मंडल का। किसका करते हैं, सौर मंडल का परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सौर मंडल किसको कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं सूर्य, सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, सौर मंडल कहलाते हैं। ठीक है, सौर मंडल का मुखिया कौन सा होता है, तो यह भी होता है सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन सा होता है, सूर्य। कभी कभी आपसे पूछेगा सौर मंडल का जनक कौन होता है, वह क्या होता है, सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर जो घूमता है वह किस दिशा में घूमता है, तो यह घूमता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण लिखता है तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा पार्ट दिखाई देता है, सूर्य का भाग जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना। ठीक है, सौर मंडल में जो 8 ग्रह है उसका एक क्रम आपको बता देते हैं। देखिए पहले यहाँ क्या है, सूर्य है, उसके बाद होता है बुध, बुध होता है, शुक्र होता है, ठीक है, पृथ्वी होता है, बुध शुक्र पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह आपके हैं। ठीक है, जिसमें सबसे छोटा क्या होता है आपका, बुध होता है। सबसे बड़ा आपका क्या होता है, बृहस्पति होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, बृहस्पति होता है। ठीक है, बात समझ गए हैं? ठीक है, और अपने पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को क्या जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शनि में क्या होता है, छल्ला होता है। शनि में क्या होता है, छल्ला होता है। ठीक है, और क्या होता है, इसका घनत्व भी सबसे कम होता है, बहुत इसका घनत्व कम होता है। ठीक है, बुध क्या होता है, 88 दिन में ही क्या करता है, चक्कर लगा पाता है। बुध 88 दिन में अपना सूर्य का चक्कर लगा पाता है।
ठीक है, और भी बहुत से बात होते हैं। तो ये आपका 50 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया आप चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो आपका जो क्या है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।